तो आप हिंदी में तुल्यांकी भार लिख लेना बच्चों, मैं इसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट लिख दे रहा हूँ। ठीक है जी बच्चों। जैसे बेटा हमें पता है कि परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, तो वैसे एक चीज़ तुल्यांकी भार ये भी एक बला है बेटा। अणु भार को आप ए से प्रदर्शित करते हो, परमाणु भार ने अणु भार को एम से, सॉरी परमाणु भार को ए से बेटा, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए वो सिंबल हो इनके बेटा। अब इक्विवेलेंट वेट बेटा कहाँ से चालू हो रहा है, बिल्कुल सही, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिखा है ना। अब तो आप मेरे मन की बातें समझना चालू कर गए हो। तो इक्विवेलेंट वेट कहाँ से हम चालू हो रहा है बेटा, ई से, इसीलिए हम बच्चों इसे है ना ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आखिर ये बला क्या है ना, थोड़ा सा बेटा ये खूब बड़ा अथाह सागर है बेटा, बट हम केवल हमारे काम की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जो हमें मिनिमम बेयर मिनिमम ध्यान रखना है, जिससे हमारे सब काम हो जाए, कोई काम रुके भी नहीं, ये तक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले परिभाषा लिखें बेटा। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार है, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, है ना, ये ओल्ड पुरानी परिभाषा है बेटा, बट ये भी हमें पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ क्रिया करता है। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ क्रिया करता है। ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए बेटा। मतलब ये जो 3 एलिमेंट मैंने नाम लिए हैं बेटा, 3 तत्वों के जो नाम लिए हैं, कौन कौन से बच्चों, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना, इन्हें हम मानक तत्व मानते थे पहले, इन्हें हम मानक तत्व मानते थे। किस किस को बेटा, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को। और ये जो मैंने अभी इनके भार बताए हैं बेटा, हाइड्रोजन का कितना ग्राम, 1 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना ग्राम, 8 ग्राम, क्लोरीन का कितना ग्राम, 35.5 ग्राम। ये बेसिकली बेटा इनके तुल्यांकी भार ही हैं, याद रखिएगा, ये इनके क्या है बेटा, तुल्यांकी भार ही है, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ पर होगा बच्चों, है ना, इसका प्रयोग होगा बेटा कि एक आधा क्वेश्चन सीधे सीधे हमें आ जाता है। कैसे, क्या आ जाता है सर, थोड़ा और बताएं, मज़ा आ रहा है, हम तो जोश में बैठे हुए। हमसे बोल रहा है बेटा, है ना, कि NH3 में नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार बताइए। तो अगर इस एक यौगिक में बेटा किसी तत्व का पूछ ले, तो फिर आपको इस पुरानी परिभाषा से ही चलना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्रोजन में देखूं बेटा, तो 1 परमाणु है नाइट्रोजन का अमोनिया में, मतलब इसके मेरे पास कितने ग्राम है बेटा, 14 ग्राम। और हाइड्रोजन के कितने ग्राम है बच्चा, 3 ग्राम। सही है जी। तो हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिल रही बेटा, कि 3 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, 14 ग्राम किससे बेटा, नाइट्रोजन से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ क्रिया करेगा बच्चों, 14/3 ग्राम, है ना। 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ क्रिया करेगा बेटा, 14/3 ग्राम। और जो अभी हमने परिभाषा लिखी है बेटा, उस परिभाषा के अनुसार वो भार जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ क्रिया करेगा बेटा, ठीक है ना, वही उसका क्या होगा बेटा, तुल्यांकी भार। तो हम बोलेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन का जो तुल्यांकी भार है बच्चों, वो 14/3 ग्राम। मेरी बात सभी को समझ में आई होगी। आइए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, उससे फिर हम नई परिभाषा में चलेंगे। मान लीजिए N2H4 की बात करें। अब N2H4 में आपसे बोल रहा है कि नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार बताइए, इक्विवेलेंट वेट बताइए। वापस वही काम करेंगे बेटा। N2H4 में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, 2 परमाणुओं का मतलब 28 ग्राम, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं बच्चों, मतलब 4 ग्राम। ठीक है, लालम लाल हो गया, अपने आप ही कलर चेंज हो गया। ये कैसे हुआ है मुझे नहीं पता बेटा, हो सकता पुनः ये अपना रंग परिवर्तन कर ले। गिरगिट की तरह काम कर रहा हमारा स्मार्ट बोर्ड आजकल। ठीक है, क्या हो गया मुझे नहीं पता है। चलिए, तो 28 ग्राम और इसके 4 ग्राम बच्चों, ठीक है ना। तो अब अगर हम बोले बेटा कि 1 ग्राम, देखो खुद ही परिवर्तित करा, मैंने कुछ नहीं करा है ना, आपको पता ही होगा। रंग परिवर्तन तो हम यहाँ से करते हैं बेटा, अभी तो मैंने कुछ यूज़ ही नहीं करा था, अपने आप ही उसने परिवर्तित कर लिया। ठीक है, आप भी जैसे रंग परिवर्तित करते हो ना, पलट जाते हो, ठीक है ना, तो वैसे ये भी कर रहा है। तो 1 ग्राम क्या होगा बेटा, 4 ग्राम के साथ अगर 28 ग्राम रिएक्ट अभिक्रिया कर रहा है नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम से कितना करेगा बेटा, 28/4, और इसे मैं 14/2 लिख सकता हूँ, है ना। अब आपकी मनी मन चल रहा होगा, सर हमें तो पता है 14/2 7 है, क्या आपको नहीं पता है, मुझे भी पता है बेटा, परंतु मैं है ना पर्पसली बेटा उसको 14/2 ही लिख रहा हूँ। इससे आपको एक चीज़ समझाऊंगा। तो यहाँ से बेटा नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार 14/2 ग्राम, है ना। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये पुरानी परिभाषा है बच्चों, और आजकल इसका उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, परंतु हमें पता ज़रूर होना चाहिए बच्चा। एक आधा ऐसा छोटा क्वेश्चन आ जाए ना, कभी आपको FeO दे दे बेटा, है ना। प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए और लिख दे रहा हूँ, आप घर पे करना। FeO में
Fe2O3 में, इनमें पूछे बेटा तुल्यांकी भार, Fe3O4 जिनमें ऑक्सीजन होगा। क्या रही मेरी बात समझ, इनमें पूछ सकता है बेटा, ठीक है, कर लेना प्रैक्टिस। तो कम से कम हमें पुरानी भी परिभाषा पता होना चाहिए। परंतु अब हम अगर नई परिभाषा में आते हैं बेटा कि नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये है बेटा, आप देखिए 14 क्या है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है बेटा, परमाणु भार। सही है जी, इसलिए मैंने दोनों तरफ ऊपर पर्पसली बेटा 14 और 14 लिखा है। 14 जो है बेटा नाइट्रोजन का परमाणु भार है, और यहाँ पर हमने उसे क्या करा बेटा, यहाँ पर हमने उसे क्या करा बेटा, एक संख्या से भाग दिया है। यहाँ पर हमने क्या करा है बेटा, उसे एक संख्या से क्या दिया है, भाग करा है। जो संख्या बेटा बेसिकली यही हमारी नई परिभाषा है कि किसी भी तत्व का, अगर मुझे किसी भी पदार्थ का बेटा तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका जो होगा बेटा वो होगा उसका मोलर मास, अणु भार, ठीक है ना। और उस अणु भार को हम क्या करेंगे बेटा, एक संख्या से भाग देंगे, और वो संख्या ही कहलाती है क्या बेटा, उसका n फैक्टर। वो संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों, उसका n फैक्टर। वो संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों, उसका n फैक्टर। वो संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों, उसका n फैक्टर। तो तुल्यांकी भार, ठीक है ना। और ठीक है, अगर किसी परमाणु का निकालना बेटा, परमाणु के केस में अलग अलग पदार्थों का n फैक्टर अलग अलग तरीकों से निकलता है, जो अब मैं आपको सिखाने जा ही रहा हूँ बेटा। परंतु किसी परमाणु का जो n फैक्टर है बेटा, वो उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा नाइट्रोजन में, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है बेटा 3 है, दिख रहा है। संयोजकता क्या होती है बेटा, एक कितने के साथ बंध बना रहा है, तो 3 बंध बना रहा है। जबकि N2H4 में देखूंगा बच्चों में, तो N2H4 में इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों, 2। N2H4 में देखूंगा तो इसकी संयोजकता कितनी है, 2। क्यों, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहे हैं, तो एक कितने के साथ बनाएगा, 2। तो ये नीचे देख लीजिए बेटा, आपने 3 और किससे भाग दिया है बच्चों, 2 से। नीचे आपने किससे भाग दिया बेटा, 3 और 2 से। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, पक्का, ठीक है। तो अब हमारे लिए बेटा नई परिभाषा ये है कि किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार, है ना, आप लिख लीजिए नई परिभाषा, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके अणु भार, है ना। अब अणु भार बेटा आपको पता है कि अगर परमाणु होगा तो उसके लिए अणु भार परमाणु भार ही हो जाएगा, इसलिए हम जनरल सामान्य शब्दों में से अणु भार बुला रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार, ठीक है ना, उसके अणु भार को एक संख्या जिसे n फैक्टर बोला जाता है से भाग देने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके अणु भार को एक संख्या जिसे n फैक्टर बोला जाता है से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये हमारी बेटा ये ओल्ड डेफिनेशन थी, ठीक है जी बच्चों, पुरानी। और ये है अब कौन सी परिभाषा, आपकी नई परिभाषा, न्यू डेफिनेशन। तो ये ओल्ड डेफिनेशन बच्चों, ये न्यू डेफिनेशन, हमें दोनों ही पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा n फैक्टर अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, उसकी बात करते हैं। परंतु पहले n फैक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु नोट कर लेना बेटा, है ना। पहला नोट बेटा, ठीक है ना, कि n फैक्टर, है ना, नीचे पहला लिखना बेटा, n फैक्टर एक संख्या है, जो संख्या है बेटा, जो है ना क्या, पूर्णांक भिन्न कुछ भी हो सकती है, एक से छोटी एक से बड़ी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो n फैक्टर एक संख्या है जो पूर्णांक भिन्न, एक से छोटी एक से बड़ी कुछ भी हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, अणुभार मतलब 1 मोल का भार, है ना। यहाँ पर आपने मोलर मास लिखा है, मोलर मास का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मोल का भार। तो अगर ऊपर 1 मोल के लिए है बेटा, तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम n फैक्टर भी हमेशा 1 मोल के लिए निकालेंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है बेटा कि n फैक्टर का मान हमेशा पदार्थ के 1 मोल के लिए ही निकाला जाता है। n फैक्टर का मान हमेशा पदार्थ के 1 मोल के लिए ही निकाला जाता है, दूसरा, ठीक है ना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बेटा कि एक ही पदार्थ का n फैक्टर अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग हो सकता है। सबसे बड़ी जो तुल्यांकी भार की जो परेशानी है ना बेटा, अगर बच्चों को समझ में ना आए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है, तो मेरी तरफ से वो परेशानी नहीं रहेगी। कई बार टीचर भी बच्चों को उतने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए शायद कमी रह जाती बच्चों के दिमाग में, ठीक है ना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही बेटा, जैसे नाइट्रिक अम्ल है बेटा HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल का हमें पता है बेटा उसका अणुभार 63 होता है, वो तो फिक्स है बेटा, परंतु उसका तुल्यांकी भार फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है बेटा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल अम्ल की भांति भी कार्य कर सकता है बेटा, और चूँकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। इसमें नाइट्रोजन अपनी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में बेटा, +5, जो उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस वजह से बेटा अगर ये ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक
का एन फैक्टर अलग तरीके से निकलता है बेटा और अम्ल का एन फैक्टर अलग तरीके से निकलता है। तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है बेटा कि एक ही पदार्थ का एन फैक्टर अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग हो सकता है, अर्थात तुल्यांकी भार एक परिवर्ती संख्या है, अर्थात तुल्यांकी भार एक परिवर्ती संख्या है। इतनी कहानी क्लियर बेटा। तो आइए अब हम सभी का एन फैक्टर निकालना सीखें बेटा, है ना। बेसिक चीज़ें जो हमारे काम की हैं। सबसे पहले बेटा कि आखिर हम, है ना, अम्ल का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बेटा अम्ल, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका बेटा, एसिड। किसी भी एसिड का जो एन फैक्टर होता है बेटा वो, है ना, मोलर मास ऑफ एसिड, और नीचे बेटा आप उसकी भाग दे दोगे बेटा किससे, क्षारकता से, है ना। मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ बेसिसिटी बेटा, आप हिंदी में लिख लेना। तो अम्ल का जो तुल्यांकी भार है वो मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, मतलब क्या बेटा, क्षारकता, ठीक है ना। बेसिसिटी मतलब क्या बेटा, उसकी क्षारकता। अब क्षारकता क्या होती है बेटा, ठीक है, तो नीचे लिखना बेटा, है ना। किसी भी अम्ल की क्षारकता उसके एक मोल द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या या ग्रहण किए गए OH- आयनों की संख्या के बराबर होती है। वंस अगेन बेटा, एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। किसी भी अम्ल की क्षारकता उसके एक मोल द्वारा दिए गए, है ना, उसके एक मोल द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या, उसके एक मोल द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या या ठीक है ना, ग्रहण किए गए OH- आयनों की संख्या के बराबर होती है, या OH- आयनों की संख्या के बराबर होती है। सर दो चीज़ें क्यों बोल रहे हो बेटा, दो चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि अगर हमें केवल अम्ल का नाम लिख के दे दे, जैसे HCl, तो HCl के पास कितने H+ है बेटा, 1, तो हम इसका तुल्यांकी भार बोलेंगे बेटा m/1, मतलब इसका एन फैक्टर 1 है बच्चों, ठीक है ना। H2SO4, तो H2SO4 के पास 2 H+ है बेटा, तो आप बोलोगे इसका तुल्यांकी भार m/2, है ना। हमें मान लिखने की जरूरत नहीं बेटा अणु भार की, है ना। ज़्यादातर सवाल आप देखोगे ऐसे ही m/2 m/3 में ही चलता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बेटा नीचे ऑप्शन हो 49, 98 ऐसा, तब आप m का मान लिख के मान निकालना, अदरवाइज अभी हम सब क्वेश्चन को m के पदों में करेंगे ना। अब यहाँ पर बेटा सबसे महत्वपूर्ण है कौन कौन, जैसे एसिटिक अम्ल भी लिख दूँ बेटा मैं पहले। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो m/ कितना हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक। एसिटिक अम्ल की बात करोगे तो n/1। अब, है ना, अब कई बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इसमें तो 4 हाइड्रोजन है, ऐसे भी महान बच्चे होते हैं। ध्यान देना बेटा, हमारे पास H+ बोला है मैंने, और एसिटिक अम्ल आप सभी को पता होगा किस किस में टूटता है, CH3COO- और H+। एसिटिक अम्ल किस किस में टूटता है बच्चों, CH3COO- और H+ में टूटता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा, अपवाद सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। और हम उन अपवादों को याद रखने में गड़बड़ करते हैं। हम तो बार बार बताते हैं बच्चों, परंतु तब भी बच्चा गड़बड़ करता है। H3PO2, H3PO3 और H3 क्या बच्चों, PO4, ठीक है। तीनों में ही बेटा देखने में आपको 3-3 H लग रहे हैं, परंतु हमने बोला है बेटा हमें H से मतलब नहीं है, हमें उस हाइड्रोजन से मतलब है बेटा जो अम्लीय हाइड्रोजन हो। हमें उस हाइड्रोजन से मतलब है बेटा जो अम्लीय हाइड्रोजन हो। क्या मीनिंग होता है सर अम्लीय हाइड्रोजन का, अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब है बेटा वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में मुक्त हो सके, है ना। अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब है वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में मुक्त हो सके, वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में मुक्त हो सके, ठीक है ना, वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में मुक्त हो सके, ठीक है जी। तो और वो कौन सा होता है सर, हमें कैसे पता पड़ेगा बेटा, तो ध्यान देना बेटा, ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, और ग्रुप बेटा 17, है ना। कौन कौन सा, ग्रुप 17 में क्या क्या आता है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही अम्लीय हाइड्रोजन होता है बच्चों, ये याद रखना है आपको, ठीक है जी। क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा, काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए OH बंध टूट कर, ठीक है ना, मान लो OH की बात कर रहा हूँ तो O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, H के ऊपर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन से जुड़े हुए फास्फोरस होते हैं 2-2, केवल एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, इसीलिए बेटा इसकी हमसे एक तुल्यांकी भार पूछेगा तो पहले वाले का m/1, दूसरे वाले का m/2 और तीसरे वाले का बच्चों m/3। वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
ठीक है जी। तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। और इसको याद रखने का ट्रिक भी बता देता हूँ बेटा। आपके पास जितने भी ऑक्सीजन है बेटा उससे एक कम है ना, आपके पास जितने भी ऑक्सीजन है उससे एक कम। 2 ऑक्सीजन थे तो उसकी क्षारकता 1 है बेटा, 3 है तो उसकी क्षारकता 2 है, मतलब 2 ही अम्लीय हाइड्रोजन है, और 4 है तो 3 है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, अपवाद वो सबसे ज़्यादा पूछता है। तो अगर हमें बेटा अम्ल देकर उसका तुल्यांकी भार पूछ रहा है तब तो हम हमेशा H+ से ही निकालेंगे। परंतु सर फिर आपने OH- वाली परिभाषा क्यों बताई बेटा? वो परिभाषा है बेटा जब हमसे अभिक्रिया देकर पूछे, है ना। वो परिभाषा हमने इसलिए लिखी है बेटा कि अगर मुझे वो अभिक्रिया देकर पूछे, है ना। सर क्या तात्पर्य है इसका भी थोड़ा सा और प्रकाश डाल दे सर। अब हमें तुल्यांकी भार समझ में आना चालू हो गया, मज़ा भी आ रहा सर, आप खूब अच्छा समझा रहे हो और हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं बेटा सीखने की, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन देख के मेरा मीनिंग क्या है, वो हमसे बोल रहा है बेटा कि क्या HCl NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है बेटा NaCl + H2, है ना। HCl जो है वो NaOH के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है NaCl + के आपका H2। अब हमसे पूछ रहा है बेटा इस अभिक्रिया में HCl का तुल्यांकी भार बताओ। तो मेरे पास 2 तरीके हैं बच्चों ना। एक तरीका वही बेटा कितने H+ दे रहा है, या फिर दूसरा तरीका बेटा कि इसके 1 मोल ने, है ना, बस अभिक्रिया आ जाए तो मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि वो अभिक्रिया संतुलित जरूर हो। तो इसके 1 मोल ने क्या करा बेटा, एक ही OH- को क्या करा है, ग्रहण करा है। इसके 1 मोल ने क्या करा बेटा, एक ही OH- को ग्रहण करा है। इसलिए हम बोलेंगे इस अभिक्रिया में HCl की क्षारकता या N फैक्टर जो है बेटा, जिसे अंग्रेजी में बेसिसिटी बोलते हैं 1, या हमसे HCl का तुल्यांकी भार पूछा है तो m/1, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों आपको केयरफुल अम्ल मतलब अभिक्रिया में जरूर होना पड़ेगा। अगर अभिक्रिया नहीं दी है, केवल अम्ल का नाम दिया है, तो सीधे सीधे बस उसमें H+ देखो और झंझट खत्म, है ना। अब जैसे मैं बता दूं एक और अच्छा एग्जाम्पल बेटा H2SO4, ये आपका अच्छा एग्जाम्पल क्यों है। H2SO4 ने अगर 1 मोल NaOH के साथ अभिक्रिया करा और बनाया NaHSO4 + H2, ठीक है ना। हाँ, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत उलझन हो रही होगी कि सर हमें तो Na2SO4 पता है, तो आपको जो पता है बेटा वो गलत है ना। ये NaHSO4 भी बना सकता है अगर 1 मोल के साथ क्रिया करेगा, और अगर इसने 2 मोल के साथ क्रिया करी बच्चों, कितने के साथ बच्चों, 2 मोल, तब ये आपका बनाता है क्या, Na2SO4 + H2, 2H2, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैंने आपसे बोला भी था बेटा कि क्या बोला था सर, मैंने ये बोला था बेटा कि N फैक्टर एक ही पदार्थ का अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग हो सकता है बेटा, ठीक है। अब देखो दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग है बेटा। ऊपर वाले में देखेंगे तो एक H2SO4 का तो 1 मोल है, हमेशा 1 मोल के लिए देखना है बेटा, और उसने कितने OH को ग्रहण करा है बेटा, 1। जबकि नीचे देखें बेटा अभी भी इसका 1 मोल ही है, परंतु उसने 2 NaOH, है ना। अब 2 NaOH की जगह बेटा मैं बहाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकता था, तब भी बात वही होती, बस यहाँ लवण कौन सा बन जाता, CaSO4, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको तब आप देखोगे इसके 1 मोल ने 2 OH- को लिया है, तो यहाँ पर बेटा इसकी क्षारकता 1 है। इसलिए इस अभिक्रिया में अगर हमसे H2SO4 का तुल्यांकी भार पूछेगा तो m/1, और यहाँ पर इसकी क्षारकता 2 है, तो यहाँ पर उसका तुल्यांकी भार पूछेगा तो m/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर उसका तुल्यांकी भार पूछेगा तो m/2 हो जाएगा। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में? बस यहीं पर थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है बच्चों, ठीक है। और अगर आपको अम्ल का N फैक्टर आ गया है समझ में बेटा, तुल्यांकी भार निकालना आ गया है, तो क्षार का बिल्कुल ऐसा ही है। जो काम अम्ल में H+ कर रहा था बच्चों, बिल्कुल सही, मनी मन जो आप सोच रहे हो वो काम क्षार में कौन करेगा बेटा, OH-, ठीक है। आइए तो हमारा सेकेंड बेटा हम बात करते हैं किसकी, क्षार की, बेस, ठीक है। तो अगर हमसे किसी भी बेटा क्षार का तुल्यांकी भार पूछेगा तो क्षार का अणुभार को हमें उसकी अम्लीयता किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, अम्लीयता। आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिखना बेटा, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। मैं बोल सब कुछ हिंदी में रहा हूँ बेटा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ। तो किसी क्षार का तुल्यांकी भार उसका अणुभार बटे क्या होता है बेटा, उसकी अम्लीयता। अब सर अम्लीयता क्या होती है, तो नीचे लिख लो तुरंत बेटा, है ना। किसी क्षार की अम्लीयता उसके 1 मोल द्वारा, बार बार मैं 1 मोल पे खूब स्ट्रेस डालूंगा बच्चा, क्योंकि N फैक्टर हमेशा 1 मोल के निकाला जाता है ना। किसी भी क्षार का
किसी भी क्षार का, ये क्या वो तो हो गया है ना। अगर हमसे परिभाषा पूछे बेटा क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार उसके अणु भार को है ना उसकी अम्लीयता से भाग देने पर प्राप्त होता है। ऐसे हो सकता है बेटा सत्य असत्य कथन पहचानों में ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये उसकी परिभाषा हो गई बेटा ना। अब अम्लीयता के बारे में जरूर लिखना है ना। किसी भी क्षार की अम्लीयता उसके 1 मोल द्वारा दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या या ग्रहण किए गए H+ आयनों की संख्या के बराबर होता है, ऊपर नहीं के बराबर होता है। पुनः मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ना किसी भी क्षार की अम्लीयता उसके 1 मोल द्वारा दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या या ग्रहण किए गए H+ आयनों की संख्या के बराबर होता है। सिंपल सा है बेटा, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें भी वही कहानी बेटा, अगर मैं NaOH का पूछूं है ना, मैं अम्लीयता को अब A लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अब मैं तुल्यांकी भार नहीं लिख रहा हूँ बेटा, इतना तो आप भी समझदार हो गए। तुल्यांकी भार बराबर बस क्या करेंगे, इसका अणु भार बटे 1 कर दो है ना। तो NaOH का पूछूंगा बेटा 1, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछूंगा आपसे तो आप इसकी एसिडिटी कितनी बोलोगे बेटा 2। अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूछूंगा बच्चों तो आप कितनी बोल दोगे, इसकी एसिडिटी 3, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं। वाई फियर व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है। NH4OH का पूछूंगा बेटा तो वापस 1, आई बात समझ में। और इसमें भी बेटा अगर अभिक्रिया दे दे, ये बिना अभिक्रिया वाले है ना, अगर रिएक्शन दे दे तो रिएक्शन में फिर देखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि MgOH2 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बेटा, H2SO4 के साथ, ठीक है जी। MgOH2 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, H2SO4, और ये बना रहा है क्या आपका MgSO4 + 2H2। MgOH2 अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 के साथ और बना रहा है बेटा MgSO4 + क्या आपका 2H2। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बेटा, अब मैं आपसे पूछूं इसमें इसकी अम्लीयता बताओ, तो हमें ये देखना है बेटा सबसे पहले कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं, वो तो है बच्चा। फिर हमें देखना है बेटा इसके कितने मोल हैं, तो कितने मोल है बेटा 1 मोल, और 1 मोल ने H2SO4 का 1 मोल ग्रहण करा है और H2SO4 का 1 मोल ग्रहण करा है, मतलब 2H+। तो हम बोलेंगे इस अभिक्रिया में इसकी अम्लीयता 2 है ना, इस अभिक्रिया में उसकी अम्लीयता 2 है। खत्म बेटा, सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। चलिए तो अम्ल का हमने निकालना सीख लिया बेटा, क्षार का हमने निकालना सीख लिया। आइए बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी, तीसरा बेटा आयन। तीसरी बात है बेटा आयन, कि आखिर सर किसी आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो किसी आयन का जो तुल्यांकी भार होगा बच्चों वो उसका अणु भार, मोलिकुलर मास ऑफ आयन, और नीचे क्या बच्चों है ना उस आयन के ऊपर उपस्थित आवेश, उस आयन के ऊपर उपस्थित आवेश, चार्ज ऑन क्या बच्चा आयन, चार्ज ऑन आयन। तो किसी आयन का तुल्यांकी भार जो होता है बेटा, अगर हमसे पूछे तो हम क्या बोलेंगे परिभाषा बेटा, किसी आयन का तुल्यांकी भार उस आयन के अणु भार को उस आयन के ऊपर उपस्थित आवेश से भाग करने पर प्राप्त होता है बेटा। और अब इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है बेटा। अब तो सर हमें हिरवानी मजे आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब देखो बेटा Na+ के लिए क्या बोलोगे, m/1 Mg है ना, पूरा ही लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। Mg+2 क्या लिखेंगे बच्चा, m/2। Al+3 क्या लिखेंगे बच्चा, m/3। आई बात समझ में, ठीक है ना। मान लीजिए एनायन आ जाए बेटा, सल्फेट आ जाए, क्या लिखोगे m/2। फॉस्फेट आ जाए बच्चों, क्या लिखोगे m/3। अब मैं जितने भी एग्जाम्पल लिखूँ बेटा, मेरे से ज़्यादा तेज तो आप हो गए हो, अब आप ही मुझे सब उत्तर दे दो कि बस आवेश देखना है बेटा। OH-1 है बेटा, Cl-1 है, ऑक्साइड होगा तो 2 हो जाएगा। क्या बात आ रही सभी को समझ में, पक्का पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए।